Hmm. Namaskar. Myself, Dr. Sandhya Sharma. I am from the Department of Education and Teaching Methodology. और हम इस लेक्चर में हम आगे की स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हम पहुँचे थे फिजिटेरिक डिसेबिलिटीज़ तक। अब हम उस विषय पर आगे के पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं आज। I start this communication disabilities. Speech and language disorder conditions that affect a person's ability to communicate effectively. Examples including stuttering, aphasia, and speech sound disorders. कुछ लोगों को स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर में, जैसे कुछ लोगों को हकलाने की या तुतलाने की आदत होती है। हकलाना अपने आप में एक कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ है कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो वो हकलाना शुरू कर सकता है, लेकिन तुतलाना एक फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें टंग का जो फॉरवर्ड पार्ट है वो मुंह की स्किन में ही जुड़ा रहता है, या उनकी जो प्रोनाउंसिएशन इश्यूज़ हैं वो उसकी ये एक तरह की मेडिकल इशू भी हो सकता है। लेकिन हकलाना अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो हमारे मनोवैज्ञानिक हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर हम कहीं किसी चीज़ पर आत्मविश्वास की कमी अनुभव करते हैं तो हम एक ही अक्षर को कई बार बोलते हैं या कई बार एक ही बात को कई बार रिपीट करते हैं। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं इनको जो है प्रैक्टिस से बिहेवियर थेरेपीज़ के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर जो है प्रेजेंट सिनेरियो में देखी जा रही हैं, जैसे डिसलेक्सिया, अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डिसलेक्सिया एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है, देखने से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लगता है लेकिन उसको पढ़ने में भाषा संबंधी ये प्रॉब्लम जो है बच्चों की रीडिंग एबिलिटी से जुड़ी हुई है कि वो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन जो है एकदम से जो अक्षर्स की और वर्ड्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें एकदम ब्रेन के साथ एक कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से वो शब्दों को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादातर जो है प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें देखी गई है। अगर इस प्रॉब्लम को पहचान कर तुरंत उसके साथ जो है उसको क्योर करने के लिए थेरेपीज़ बच्चे को स्पीच थेरेपी द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है, बट मतलब ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम को हम पहचानें और जल्दी से ही उसका जो इसको रिमूव करने की या दूर करने के एफर्ट्स किए जाए। फिर नेक्स्ट है डिसकैल्कुलिया। ये एक्चुअली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों को जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, वो एकदम से कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इम्पैक्ट्स द मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि कैलकुलेशन कर ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि हम अभ्यास के द्वारा बिहेवियर थेरेपीज़ के द्वारा इसको किसी हद तक सुधारा जा सकता है। लेकिन ये जो मैथमेटिकल जो टर्म है या जो एबिलिटी है ये एक्चुअली कुछ थोड़ा सा जन्मजात भी होता है और कुछ इसको प्रैक्टिस के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो जो बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको थोड़ा जो है मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनका अधिक से अधिक उनकी प्रैक्टिस कराई जाए और उस चीज़ पर फोकस किया जाए कि वो अपनी कैलकुलेशन इश्यूज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ली जा सकती है। फिर है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी शॉर्ट फॉर्म में है ADHD। इसमें क्या है कि अक्सर बच्चे जो है हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि उनका जो
उनको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है। वो बहुत देर तक इस तरह के लोग जो स्टूडेंट या जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, ये लोग बहुत देर तक किसी चीज़ पर अपना माइंड फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत देर तक किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और वो जल्दी जल्दी अपना माइंड चेंज करते हैं, और वो स्टेबल और फोकस करके या कंसंट्रेट करके इस काम को नहीं कर पाते, इसलिए वो किसी भी टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है जिसको प्रैक्टिस के द्वारा और बिहेवियर थेरेपीज़ के द्वारा इम्प्रूव किया जा सकता है। अब तो बाकायदा इस तरह के इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स भी हैं। इस पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो बच्चे हाइपर सिंड्रोम या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, उन बच्चों को उनके हाथ में मोबाइल और जो है कम दिया जाना चाहिए, और उनके सोने के पहले कम से कम 1 घंटे पहले सारा जो मीडिया है, जो स्क्रीन है, वो ऑफ़ कर देनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी स्क्रीन हो। इन बच्चों का कुछ टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करके सोने के 1 घंटे पहले सारे स्क्रीन ऑफ कर देने चाहिए, और सोने के 4 घंटे पहले कुछ भी मीठा देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मीठा कम करने से क्या है कि बच्चों का थोड़ा एनर्जी लेवल कम होगा और जो उनकी हाइपर एक्टिवनेस है वो थोड़ी सी कंट्रोल होगी। आजकल बच्चे जो है बहुत अधिक टाइम स्क्रीन पे गुजारते हैं, है ना, खासकर जो हाइपर एक्टिवनेस की जो प्रॉब्लम है या जो ये हाइपर अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये बच्चे अक्सर स्क्रीन पे बहुत अधिक मात्रा में कार्टून फिल्म और मूवीज़ देखते हैं, उससे भी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए, और उन्हें कार्टून फिल्म और इस तरह की मूवीज़ जिनमें कैरेक्टर्स बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, उस तरह की चीज़ों से थोड़ा उनको दूर रखना चाहिए। और ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको थोड़े से सतर्कता से, सजगता से दूर किया जा सकता है। फिर है क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस। इसमें क्या इश्यूज़ हैं कि डायबिटीज़ और अस्थमा और साइकिटिक फाइब्रोसिस, है ना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आजकल बच्चों में देखी जा रही हैं। डायबिटीज़ आजकल छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ओवरवेट हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें जो है फास्ट फूड और इस तरह ये कुछ ऐसी भी फास्ट फूड की वजह से भी हो सकता है, और ये बच्चों में डायबिटीज़ इश्यूज़ जो है कुछ अनहेल्दी जो उनका डेली रूटीन है उसकी वजह से भी हो सकता है, और खान पान के डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको दवाइयों और थोड़ी प्रैक्टिस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें हम एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की हेल्प से पेरेंट्स थोड़ी सतर्कता से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। फिर है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक प्रॉब्लम है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और उसको एस्थमेटिक अटैक आ रहा है। उस जिन चीज़ों से उसको एलर्जी होती है या जो उसके एस्थमेटिक अटैक और पैनिक सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस तरह की चीज़ों से, उस तरह की कंडीशन से दूर रखना चाहिए। मोस्टली जो एस्थमेटिक प्रॉब्लम है बच्चों में अक्सर डस्ट से और कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करती है उनकी बेसिक टेंडेंसी पर कि वो किस किस चीज़ से उसको एलर्जी हो सकती है। पर अस्थमेटिक अटैक जनरली डस्ट इश्यूज से होता है। तो जिन लोगों को डस्ट से और इस तरह की चीज़ों से या जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उसको जो है थोड़ी सतर्कता के साथ और थोड़े कॉन्शियसनेस से इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है साइटिक फाइब्रोसिस, अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये जो साइटिक फाइब्रोसिस है, ये क्या है कि कई बार हमने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर, जो कपड़े का फर होता है उससे उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, या वूलन से उनको एलर्जी हो सकती है, और ये इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम है जो कि कहीं हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है, जिसमें हमें फाइब्रोसिस या इस तरह की रेशेदार जो चीज़ें होती हैं वो उनसे हो सकता है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है, इसे बहुत सारे लोगों में होती है ये चीज़ें, और इसको थोड़े से कॉन्शियसनेस और बिहेवियर थेरेपी से इम्प्रूव किया जा सकता है।
फिर है हिडन और इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी भी डिसेबिलिटीज़ हैं जो एकदम से पकड़ में नहीं आती हैं और अभी उनका कुछ ज़्यादा अपने पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको केवल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल थेरेपी से ही दूर किया जा सकता है। जैसे क्रोनिक फैटिग्यू सिंड्रोम्स, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंस फैटिग्यूज, दौड़े पड़ना है ना, वो रेगुलर नहीं होता है, समय समय पर हो सकता है। और fibromyalgia, a disorder characterized by widespread pain and tenderness and or migraines, severe headaches that can be debilitating। माइग्रेन एक ऐसी अटैक है जब वो होता है तो उस पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता है, लेकिन माइग्रेन भी जो है एक तरह का जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल और मेंटल है। जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं और नेगेटिवली सोचते हैं तब हमें इस तरह से माइग्रेन्स के अटैक्स आते हैं। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कुछ नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से भी माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन के लिए वैसे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, लेकिन इस माइग्रेन को भी हम कुछ बिहेवियर थेरेपीज़ और पॉजिटिव थिंकिंग और एटमॉस्फेयर से इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस। इसमें क्या है, ये डायबिटीज़, अस्थमा, इस पर हम बात कर सकते, माइग्रेन पर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। In conclusion, the concept of differently able underscores the diversity and uniqueness of individuals with disabilities or impairments. It recognizes that while these individuals may face challenges, they possess a wide of abilities, strengths, and potential. Differently able promotes a positive, inclusive, and person-centered approach to understand and interacting with the individuals with disabilities. Understanding and appreciating the characteristics and experience of differently able person is essential to fostering more inclusive and equitable society. It requires recognizing their resilience, creativity, determination, and the myriad talents they bring to various aspects of life. Next thing is, here is some peoples are there, those are suffering by the disabilities of different areas of different level, like Dr. Sudha Chandran. He is the performing artist, a dance performing artist. She's lost her one leg from the knees in an accident, or after this accident Chandrama goes to the Dr. Sudha Chandran जो है डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन जल्दी ही एक आर्टिफिशियल लेग की सहायता से इन्होंने वापस अपने डांस के क्षेत्र में वापस जो है पदार्पण किया, वापस अपने क्षेत्र में आई और फिर से उन्होंने अपने डांस को वैसा ही इफ़ेक्टिव और वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया जैसे वो पहले किया करती थी। दिस वन इज डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स। एवरीबडी नोज दैट अबाउट द स्टीफन हॉकिंग्स। ही इज सफरिंग बाय द मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना, और एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स टू द स्पेस स्टडीज। दिस वन इज रविंद्र जैन, हु इज द सिंगर इन जो है, इन्होंने जो है भजन गायकी में अपना एक अलग तरह की इनकी आवाज़ है जिसको कि उन्होंने जो है अपनी पहचान बनाया है। This one Einstein, Albert Einstein, everybody knows that he is also a special person or differently able person। 10 साल की उम्र तक उनकी स्कूल में वो अपनी क्लास में चुपचाप बैठे रहते थे और कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते थे, और उनके टीचर्स की कंप्लेन थी कि ये लड़का दिमाग से पैदल है, इसको कुछ भी नहीं आता है, ये अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा। और उन्होंने जो है उनकी माँ को लेटर लिखा और कहा कि आप अपने बच्चे को विड्रॉ कर लीजिए और ये जो
है ये कुछ भी इसके दिमाग नहीं है, ये मंदबुद्धि है, मेंटली रिटार्डेड है, ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, कुछ भी सीखता नहीं, कुछ भी बोलता नहीं। और उनकी माँ ने वो लेटर चुपचाप रख लिया। बच्चे ने पूछा कि मेरे टीचर ने क्लास में क्या लिखा था, तो मेरी टीचर ने लेटर में क्या लिखा, तो उनकी माँ ने उनको जवाब दिया कि आपकी मैडम ने ये लिखा है कि आपका बच्चा जो है बहुत एक्स्ट्रा माइंडेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और हमारे पास इतने एक्सपर्ट और टैलेंटेड टीचर्स नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें। और उस दिन के बाद से उनकी माँ ने एल्बर्ट आइंस्टीन की पढ़ाई की घर में ही व्यवस्था की। और टुडेज वी ऑल नो दैट वेरी वेल कि देयर इज़ नो any introduction need to the Dr. Albert Einstein, who is the famous scientist. This person is also suffering by the physical issues. You can see that in pics. He has only one leg, but she's playing the badminton, and this one is same people is there. So we can say that ki many differently able persons can give the very important or remarkable contribution in our for our society. So please don't be negative, think about that type of peoples and give the support and appreciation. ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सहायता, प्रेरणा और सपोर्ट देना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें भी एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टेक होल्डर्स इस तरह के स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें फुली सपोर्ट करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।